दुनिया की इकोनॉमी के परखच्चे उड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुपर पावर होने के गुरूर में अंधे अमेरिका और इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर मैसिव बॉम्बिंग कर दी। एक ऐसा गैस रिजर्वॉयर जिसके अंदर इतनी गैस दबी है कि पूरी दुनिया की एनर्जी नीड्स अगले 13 साल तक आराम से पूरी हो सकती है। आज वो फैसिलिटी धुएं में जल रही है। ईरान ने महीनों पहले एक बहुत ही क्लियर वार्निंग दी थी कि अगर हमारे ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को खरोंच भी आई तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के एनर्जी सेक्टर को राख में मिला देंगे। अमेरिका और इजराइल को लगा ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी है, लेकिन आज कतर से लेकर सऊदी अरेबिया और कुवैत तक की सबसे बड़ी रिफाइनरीज और एलएनजी प्लांट्स में भयंकर आग लगी हुई है। दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई कंट्रोल करने वाला कतर का रास लेफन प्लांट टारगेट हो चुका है। और इन सब के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर पले ही मासूमियत से छाती पीट रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, इजराइल ने मुझसे बिना पूछे अटैक कर दिया। क्या ऑस्कर विनिंग डिसेप्शन चल रहा है? यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका सीधा बिल आपके पॉकेट से कटने वाला है। आपके किचन की गैस, आपकी गाड़ी का फ्यूल और आपकी डाइनिंग टेबल का खाना, सब कुछ आसमान फाड़ने वाला है। बस बंगाल और असम इलेक्शंस के खत्म होने का इंतजार कीजिए। आज के इस एपिसोड में हम ट्रंप और नेतन्याहू के इस गुड कॉप बैड कॉप वाले इंटरनेशनल फ्रॉड को पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका अपने पेट्रो डॉलर के लालच में पूरी दुनिया को बैंकरप्ट कर रहा है। सबसे पहले जरा इस साउथ पार्स गैस फील्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को डिटेल में समझिए। अमेरिका और इजराइल ने जिस जगह को टारगेट किया है वो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रिजर्वॉयर है। कतर और ईरान इस गैस फील्ड को शेयर करते हैं। कतर वाले हिस्से को नॉर्थ फील्ड कहते हैं और ईरान वाले हिस्से को साउथ पार्स कहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, इस अकेले रिजर्वॉयर के अंदर 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यूजेबल गैस दबी हुई है। साल 2002 से यहां कमर्शियल प्रोडक्शन चल रहा है और ईरान का 75% गैस प्रोडक्शन सिर्फ इसी एक फील्ड से आता है। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए, ऐसी स्ट्रेटेजिक, सेंसिटिव और ग्लोबल इंपॉर्टेंस वाली जगह पर बॉम्बिंग करना कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं है, यह सीधा सीधा ग्लोबल इकोनॉमी पर एक टेरर स्ट्राइक है। इजराइल ने पिछले साल जून के स्टैंड ऑफ में भी इस साउथ पास फील्ड पर अटैक किया था और अब फिर से वही पागलपन दोहराया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि वो ईरान के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और ईरान चुपचाप गाजा और लेबनान की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। उन्हें लगा था कि ईरान सिर्फ धमकियां देता है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वी आर नॉट गाजा, वी आर नॉट लेबनान, हम खामोशी से तुम्हारी ब्रुटैलिटी नहीं सहेंगे। ईरान ने अपनी वार्निंग को सच साबित करते हुए मैसिव रिटेलिएशन स्ट्राइक शुरू कर दी है। और ये सिर्फ एक दो मिसाइलें नहीं हैं, ईरान ने गल्फ के सबसे बड़े ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को लिटरली आग के हवाले कर दिया। ईरान ने बहुत क्लियर शब्दों में एक पॉलिसी शिफ्ट अनाउंस किया है। पहले हमारा इरादा अपने पड़ोसी अरब देशों की इकोनॉमी को टारगेट करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जो एस्केलेशन किया है उसके बाद अब हम सीधा एनर्जी सेक्टर को उड़ाएंगे। जिस भी फैसिलिटी में अमेरिकन शेयर होल्डिंग है, जो अमेरिका को प्रॉफिट देती है या जो अमेरिका से लिंक्ड है, वो अब हमारे लिए एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। ये एक ऐसा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें अमेरिका की पूरी प्लान की वॉट लगा दी है। ईरान की इस एग्रेसिव पॉलिसी शिफ्ट का असर पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया ने अपनी स्क्रीन्स पर देखा है। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन प्लांट है रास लफन। ये राजधानी दोहा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। ईरान ने सीधा इस रास लफन कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया है। रास लफन कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है जिसे आप इलेक्शन से पहले फीता काटकर 2 महीने के लिए दोबारा खड़ा कर देंगे। ये फैसिलिटी दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई अकेले कंट्रोल करती है। एशिया और यूरोप की एनर्जी नीड्स को बैलेंस करने वाला यह सबसे बड़ा हब है। यूरोप में जो एलएनजी प्राइसेस रातों रात 30% बढ़े हैं, वो इसी रास लेफन पर हुए अटैक का डायरेक्ट नतीजा है। अल जजीरा की बिजनेस रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि कतर की पूरी इकोनॉमी, उनकी पूरी रहीसी, उनका पूरा ग्लोबल स्टेटस इसी एक फैसिलिटी पर टिका हुआ है। यह कतर का कोहिनूर है जिसे ईरान ने डैमेज कर दिया है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री पूरी तरह बौखला गई है। उन्होंने इरानियन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका सीधा मतलब है कि कतर और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। लेकिन तबाही सिर्फ कतर तक लिमिटेड नहीं रुकी है। कुवैत की मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया है। सऊदी अरेबिया के रियाद में आरामको एक्सॉन फैसिलिटी पर मिसाइलें गिरी हैं। अबू धाबी की तरफ भी मिसाइलें दागी गई हैं, जहां अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड, क्लियर और ब्रूटल है। अगर तुम हमारे सिक्योरिटी काउंसिल चीफ को मारोगे, अगर तुम हमारी रिफाइनरीज पर बॉम्ब गिराओगे, तो हम पूरा का पूरा रीजन राख में मिला देंगे।
हम अकेले नहीं डूबेंगे, सबको साथ में लेकर डूबेंगे। इजराइल और अमेरिका सालों से यही चाहते थे कि सारे अरब और गल्फ कंट्रीज मिलकर ईरान के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट खोल दे। आज इजराइल अपनी इस साजिश में कामयाब होता दिख रहा है, लेकिन इस साजिश की कीमत पूरी दुनिया की इकॉनमी चुका रही है। अरब लीडर्स को अब समझ आ रहा है कि उनके देश में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसेस उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं है, बल्कि वो बेसेस उन्हें ईरान का डायरेक्ट टारगेट बना रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अमेरिका खुद बुरी तरह फंस चुका है। अब आप में से कुछ लोग जो सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखते हैं, वो कहेंगे भाई मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना, हमने तो इस क्राइसिस में हिस्सा तक नहीं लिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो न्यूट्रल है। यही तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दुनिया के नक्शे पर 5000 किलोमीटर दूर चल रहे इस स्टैंड ऑफ का सीधा असर आपके किचन के बजट में, आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में और आपके बिजनेस की बैलेंस शीट पर पड़ने वाला है। इंडिया एक ऑयल पुअर और गैस पुअर कंट्री है। हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी तरह इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। हमारी 40% एलएनजी इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कतर से आती है। जिस रास लेफन फैसिलिटी पर अटैक हुआ है और जो फैसिलिटी अब धुएं में जल रही है, वहीं से हमारी गैस आती है। अब वो प्लांट डैमेज हो चुका है, सप्लाई चेन टूट चुकी है और किसी एक्सपर्ट को नहीं पता कि फुल ऑपरेशंस कब तक रिज्यूम होंगे। आपको याद होगा 2 साल पहले फरवरी 2024 में हमारी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर एनर्जी के साथ $78 बिलियन का एक बहुत बड़ा 20 इयर्स लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था। 2048 तक हर साल 7.5 मिलियन टन एलएनजी इंडिया आनी थी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे फॉरेन पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक बताया था। आज वो $78 बिलियन का मास्टर स्ट्रोक धुएं में उड़ रहा है। इसका असर सिर्फ आपके घर की पीएनजी गैस या गाड़ी की सीएनजी तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। हमारे देश के जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो गैस सप्लाई पर ही चलते हैं। आज की डेट में इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो सिर्फ 70% कैपेसिटी पर चल रही हैं, क्योंकि पीछे से गैस की भारी शॉर्टेज है। जरा बेसिक इकोनॉमिक्स और सप्लाई चेन का लॉजिक लगाइए। अगर फर्टिलाइजर प्लांट्स पूरी कैपेसिटी पर नहीं चलेंगे तो देश में यूरिया और डीएपी खाद की भारी कमी हो जाएगी। इंडिया पहले ही यूरिया का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। जब ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे किसान की एग्रीकल्चरल कॉस्ट सीधा बढ़ जाएगी, और जब किसान की लागत बढ़ेगी तो आपके डाइनिंग टेबल पर आने वाला खाना, गेहूं, चावल, सब्जी सब कुछ महंगा हो जाएगा। फूड इन्फ्लेशन सीधा आसमान फाड़ेगा। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने पहले ही सरकार को रेड फ्लैग वार्निंग दे दी है। प्रोपेन और एलपीजी की भारी शॉर्टेज की वजह से स्टील सेक्टर और एमएसएमईज का आउटपुट बुरी तरह गिरने वाला है। जब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन गिरेगा तो कंपनीज क्या करेंगी? कॉस्ट कटिंग करेंगी, ले ऑफ्स होंगे, लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। स्टॉक मार्केट का पैनिक आप देख ही चुके हैं। 12 लाख करोड़ रुपए एक दिन में साफ हो गए। और आप बस इंतजार कीजिए, जैसे ही स्टेट इलेक्शंस खत्म होंगे, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो भयानक आग लगने वाली है वो मिडिल क्लास की सारी सेविंग्स जलाकर राख कर देंगी। अब आते हैं इस एस्केलेशन के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक फ्रॉड और पब्लिक डिसेप्शन पर। जैसे ही साउथ पास पर अटैक हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपना वेल स्क्रिप्टेड नाटक शुरू कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, इजराइल गुस्से में पागल हो गया है। इजराइल ने साउथ पास पर अटैक कर दिया है, लेकिन मैंने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि वो रिटेलिएट ना करे। वाह ट्रंप साहब, क्या स्क्रिप्ट लिखी है। ट्रंप असल में कतर को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कतर अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई है, जहां अल उदैद एयरबेस के रूप में अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेजेंस है। लेकिन ये पूरी कहानी एक आउटराइट डिसेप्शन है। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। इंडिपेंडेंट वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच डेली कोऑर्डिनेशन होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। इजराइल मिडिल ईस्ट में पत्ता भी नहीं हिला सकता बिना अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के। अगर अमेरिका आज अपना हाथ पीछे खींच ले तो मिडिल ईस्ट के देश मिलकर इजराइल को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली आइसोलेट कर देंगे। ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर वर्ल्ड स्टेज पर गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। नेतन्याहू ब्रूटल स्ट्राइक्स करते हैं और ट्रंप दुनिया के सामने आकर कहते हैं ओह इजराइल तो मेरी सुन ही नहीं रहा, प्लीज ईरान तुम ही सरेंडर कर दो वरना ये पागल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ट्रंप को पीस की नहीं, अपने अपकमिंग इलेक्शंस की पड़ी है। अमेरिका में डीजल $5 पर गैलन पहुंच चुका है। 2022 वाली ब्रूटल इन्फ्लेशन वापस आ गई है, जिस इन्फ्लेशन की वजह से जो बाइडेन को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। ट्रंप को डर है कि अगर ऑयल प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो रिपब्लिकन्स चुनाव बुरी तरह हार जाएंगे और कांग्रेस में उनका बहुमत खत्म हो जाएगा। अगर ट्रंप वाकई इजराइल से इतने नाराज है तो रोक लेना, बहुत आसान है। बस टीवी पर आकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनाउंस कर दे कि अमेरिका आज से इजराइल को दी गई सारी मिलिट्री एड और वेपन सप्लाई रोक रहा है।
लेकिन ट्रंप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी आज अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इजराइल फर्स्ट हो चुकी है। अमेरिकन पॉलिटिशियंस अमेरिकन पब्लिक से ज्यादा जियोनिस्ट लॉबी को आंसरेबल हैं, और यही इस पूरी दुनिया की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। इस जियोपॉलिटिकल पागलपन का पूरा फाइनेंशियल बिल अमेरिकन टैक्स पेयर्स पर पड़ रहा है। पेंटागन ने कांग्रेस से ईरान ऑपरेशन के लिए $200 बिलियन की एडिशनल फंडिंग मांगी है। जरा अमाउंट पर गौर कीजिए, $200 बिलियन। यह इतनी बड़ी रकम है कि ये ईरान की टोटल जीडीपी का लगभग 50% है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सही कहा है कि ये $200 बिलियन तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली खर्च तो अब आना शुरू हुआ है। अमेरिकन जनता को अपने टैक्स सिस्टम पर रोना चाहिए। उनके टैक्स का पैसा उनके स्कूल सुधारने में, क्रम्बलिंग हेल्थ केयर सिस्टम्स को ठीक करने में और डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं लग रहा। वो पैसा इजराइल के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए उड़ाया जा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या मिडिल ईस्ट में और अमेरिकन ट्रूप्स भेजे जाएंगे, क्या अमेरिकन सैनिकों की जान जा सकती है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन कैमरा बिना किसी रिमोर्स के कहा, हाँ, ये एक नया वियतनाम बन सकता है। मुझे परवाह नहीं है अगर ये स्टैंड ऑफ लंबा खिंचता है और जाने जाती हैं। और अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हाल है? जो केंट जैसे सीनियर अमेरिकन ऑफिसर ने जब इस पागलपन के खिलाफ आवाज उठाई, अमेरिकन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और रिजाइन किया, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके पीछे FBI लगा दी। FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं केंट ने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो लीक नहीं कर दी। इन सबके बीच अब यूरोप का सब्र भी टूट रहा है। यूरोप के लीडर्स को समझ आ गया है कि अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस, वेपन सेल्स और पेट्रो डॉलर्स के लालच में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आग में झोंक रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया है कि बिना किसी देरी के इस मैडनेस पर मोरेटोरियम लगना चाहिए। यूरोप और अफोर्ड नहीं कर सकता। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने खुलेआम बयान दिया है कि वॉशिंगटन ने इस मेजर अटैक से पहले किसी एलाई को कंसल्टेशन नहीं किया। यह वॉर अब अमेरिका की हेजेमनी को खत्म करने की शुरुआत है। इस तनाव को 20 दिन हो चुके हैं। कोई ऑफ रैंप नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी नहीं है। अमेरिका और इजराइल दोनों अलग अलग एजेंडास के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा और ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहिए, और इजराइल को गाजा, लेबनान और वेस्ट बैंक पर अपना इलीगल ऑक्यूपेशन पक्का करना है। इजराइल तब भी नहीं रुका जब गाजा में खून की नदियां बहीं और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया खामोश रही। इजराइल तब भी नहीं रुका जब लेबनान पर इलीगल कब्जा किया। दुनिया खामोश रही। इजराइल पर कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस नहीं लगाए गए, बल्कि उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स और एडवांस्ड वेपन्स दिए गए। आज जब ईरान अपने डिफेंस में पलटवार कर रहा है, तो वेस्टर्न मीडिया ईरान को टेरर स्टेट साबित करने में दिन रात लगा हुआ है। ईरान खुलेआम इंटरनेशनल फोरम्स पर कह रहा है कि हम गाजा या लेबनान नहीं हैं, कि तुम हम पर जुल्म करते रहोगे और हम चुपचाप डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देकर सहते रहेंगे। 20 दिन के इस जियोपॉलिटिकल डिजास्टर को देखने के बाद और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह होते देखने के बाद मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं, अपना दिमाग लगाइए, प्रोपागेंडा से बाहर निकलिए और कमेंट सेक्शन में डंके की चोट पर बताइए, आज की डेट में असली टेरर स्टेट कौन है? क्या ईरान एक टेरर स्टेट है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक टेरर स्टेट है? या इजराइल असली टेरर स्टेट है? नीचे कमेंट्स में अपनी ऑनेस्ट राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही हार्ड हिटिंग डेटा बैक्ड रियलिटी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि दुनिया में असल में चल क्या रहा है और उनके इकोनॉमिक फ्यूचर का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।